and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, हम ST35A का डिस्कशन लेकर आपके लिए आ चुके हैं, जो कि 11 AM आपका लाइव होता है ना डियर। 11 AM आपका शुरू होता है डिस्कशन। एवरी मंडे को आपका ST का डिस्कशन शुरू होता है। जो भी ऑफलाइन आपकी ST होती है, पूरे वीक आपकी ऑफलाइन ST रहती हैं, उनका डिस्कशन हम मंडे को देखते हैं। और मंडे में अगर हम बात करें जीए का जो डिस्कशन है वो 11 AM से आपका शुरू होता है। तो बिल्कुल मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं और हम लोग शुरू करते हैं आज के ST35 के डिस्कशन को, जो कि जीए के पार्ट पर है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ST का क्या था। तो ये आपने देखा होगा, ST का फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। निम्नलिखित में से किस IIT ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया? ठीक है, भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो फटाफट से आपको इसका आंसर करना है डियर, है ना। आपने ST में आंसर किया ही होगा। जिन लोगों ने ST दी है बहुत अच्छा, जो ST नहीं दे रहे हैं भाई, ऑफलाइन ST देना शुरू करें। बिल्कुल आप ब्रांच के साथ कनेक्ट हैं, ऑफलाइन ST देना शुरू करें डियर। सिलेक्शन का जो की है, आपका सिलेक्शन की तरफ आपको जो पहुंचाएगा, सफलता जो आपको मिलेगी, वो केवल और केवल स्पीड टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके कॉम्पिटिटिव जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ST देना और उसका एनालिसिस करना। ठीक है, और जैसा आप सभी को पता है, आपके सेंटर्स पे ऑफलाइन ST वीकली एक होती है, जिससे आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाए, एक कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर बिल्डअप हो। तो इस वजह से ये ऑफलाइन ST देना सभी को बहुत जरूरी है। इसका डिस्कशन मंडे को आपको मिलता है, जो पूरे वीक मंडे टू सैटरडे तक आपकी ST रहती है। तो ये हमारा ST35A का जीए का पार्ट है, जिसका डिस्कशन हम लोग शुरू कर चुके हैं। 76 क्वेश्चन में आ चुके हैं। जिन्होंने ST दी है तो फटाफट बताएं आपने क्या आंसर किया था। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर कर देंगे। आपने तो आंसर किया ही होगा, ST दी ही होगी। जिन लोगों ने नहीं दी है वो भी देना शुरू करें और क्वेश्चंस के डिस्कशन को आज देखें। एवरी मंडे आपको डिस्कशन मिलता है ना। तो पूरे वीक में आप ऑफलाइन ST किसी भी दिन बिल्कुल दे दिया करें और उसका डिस्कशन को भी कनेक्ट हुआ करें, डिस्कशन के साथ भी कनेक्ट हुआ करें। आपको किस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिले, कैसे उनको अटेम्प्ट करें, क्या और पॉइंट्स होंगे वहां पर जो ऐड होने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है डियर, तो ये पहला क्वेश्चन है। और मॉर्निंग करंट अफेयर 7 AM सेशन में आप बिल्कुल कनेक्ट होते होंगे, तो आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे हैं वो वहीं से आपको मिलेंगे। ठीक है डियर, और एग्जाम्स में भी वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो मॉर्निंग डेली करंट अफेयर सेशन जो हमारा 7 AM होता है, उसमें कनेक्ट हुआ करें, है ना डियर। और मंथ कंप्लीट होने के बाद टॉप 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको मिलता है। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स में ऐड हो रहे हैं, संडे को वीकली करंट अफेयर्स देख रहे हैं, मॉर्निंग 7 AM कनेक्ट हो रहे हैं कंटिन्यू, तो आप देखेंगे कि आपको ST में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है डियर, 35A बैंक की ST है और बैंक में आप सभी को पता है 6 मंथ का करंट अफेयर बैंकिंग के एग्जाम से पूछा जाता है। लेकिन हम डेली का डेली जब प्रिपेयर करते चलते हैं करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को, वही हमें बेनिफिट देता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर डियर IIT बॉम्बे यहां पर हो जाएगा। IIT बॉम्बे है जिसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्या किया था, भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया था? तो पहला स्थान भारत में जो यूनिवर्सिटी है उसने प्राप्त किया था IIT बॉम्बे ने। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो किस नंबर पे था? तो 149th प्लेस था। एक्सप्लेनेशन भी आ चुका है, एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं डियर, मेंशन है IIT बॉम्बे हैज बीन रैंक्ड, IIT बॉम्बे हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट है, लेकिन अगर बात करें हम ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो 149th रैंक है इन द वर्ल्ड इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। इट हैज मूव्ड सिग्निफिकेंटली अप फ्रॉम 172nd रैंक। लास्ट ईयर इसकी 172nd रैंक थी, है ना। 149th रैंक इस ईयर, दिस ईयर कितनी रैंक रही है? 149th। लेकिन 149th जो ये रैंक रही है, ये इन द वर्ल्ड है। ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने नंबर पर आई है? 149th प्लेस पर। लेकिन इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो फर्स्ट प्लेस पर रही है? तो वो है IIT बॉम्बे। तो डियर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज अ राइट नाउ। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे, आप आंसर करते चलिए, और एक्सप्लेनेशन में क्या पॉइंट बन रहे हैं या कोई एडिशनल पॉइंट बनेगा तो वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिल्कुल, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ UNOOSA। हाल ही में UNOOSA के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डियर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका कहां से आ रहा है भैया? अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन आ रहा है, अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यार इससे पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन कहां से था? ये क्वेश्चन था आपका रैंकिंग से। ठीक है,
रैंकिंग और इंडेक्स, रैंकिंग और इंडेक्स से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन सेकंड इज अपॉइंटमेंट से आ रहा है, तो फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर आपका, है ना। हाल ही में UNOOSA के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मीरा नायर, नीरा टंडन, नूतन रुंगटा या फिर आरती होलामैनी या फिर परमिंदर चोपड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एसटी में हमें देखने को मिला, ठीक है। तो चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका आरती होलामैनी। ऑप्शन 4 आपका राइट नाउ, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फाइनली आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डियर। भारतीय मूल की उपग्रह उद्योग विशेषज्ञ आरती होलामैनी को वियना में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNOOSA के निदेशक के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है डियर। यहाँ पर UNOOSA की बात की गई है, डायरेक्टली आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह के एब्रीवेशन जो भी हमारे न्यूज में रहते हैं, डायरेक्टली वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका फुल फॉर्म डायरेक्टली डियर आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, आउटर स्पेस अफेयर्स, आउटर स्पेस अफेयर्स। देखिए डियर होता क्या है, जो भी चीजें हम सीखते हैं, 3 सेंसेस हमारे बहुत अधिक एक्टिव रहते हैं। एक हो गया सुनना, देखना और बोलना। सुनना, देखना और बोलना, ये 3 सेंसेस हैं। अब जैसे यहां पर हमने डिस्कस किया, मैंने यहां पर राइट भी किया, मैंने यहां पर बोला भी इसका फुल फॉर्म, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, इस डिस्कशन को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कानों में ये आवाज घुल रही है कि UNOOSA का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। तो आपको जैसे ही ये क्वेश्चन आपको कहीं एग्जाम में या कहीं फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो आपको ये तुरंत क्या हो जाएगा? रिकॉल हो जाएगा। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है ना। अब बहुत सारे लोगों का कहना होगा, सर लिखने की क्या जरूरत है, सामने ही तो लिखा है ना, सामने ही तो लिखा है। तो डियर अगर हम ऐसी बात करें, तो ऐसे तो किताबों में सब कुछ लिखा है, बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उसे क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो हम उससे कनेक्ट फील करते हैं और वो चीज हमें क्या होती है? तैयार होती है, याद होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहां पर इसका एब्रीवेशन, बिल्कुल फुल फॉर्म ध्यान रखना है। आरती होलामैनी को यहां पर क्या किया गया है? इसके डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये क्वेश्चन हमारा अपॉइंटमेंट से डायरेक्टली हमारे एसटी में पूछा गया था, ठीक है। तो बिल्कुल एक एग्जाम का अप्रोच आपको पता चलता है यहां पर, जो आपकी ऑफलाइन एसटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल एसटी डिस्कशन के साथ आई होप आप कनेक्ट हो गए हैं। तो अपने दोस्तों को भी बुला ले, लिंक उनको भी शेयर कर दे, ताकि वो भी इसके साथ कनेक्ट हो सकें, ठीक है डियर। एसटी आपने पार्टिसिपेट किया है एसटी में, अगर आप इसके डिस्कशन को सुनते हैं, तो इससे आप और कनेक्टेड फील करते हैं और अच्छी तरह से और भी पॉइंट्स आपको एडिशनल पॉइंट जानने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेदमी बाल साहित्य पुरस्कार। अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन, बिल्कुल ये न्यूज भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी डियर अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, और इससे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड भी किए थे। तो प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रिया AS, आचार्य गोपी, के वेणुगोपाल, रामाचंद्रन गुहा या फिर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, फटाफट आप आंसर करते चलिए, है ना। क्या आंसर किया था आपने, ध्यान करिए, एसटी में वही आंसर करिए, और जिन्होंने एसटी नहीं दी थी वो आंसर करिए बिल्कुल। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका प्रिया AS हो जाएगा, ठीक है डियर। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। देखिए देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। डियर प्रिया AS की बात करें, ये टैलेंटेड राइटर हैं, हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेदमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023, ठीक है, इन द मलयालम लैंग्वेज। डियर ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं? मलयालम लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं, ये पॉइंट हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो प्रतिभाशाली लेखिका प्रिया AS को उनके उपन्यास पेरू माजियथे कुंजी थालुक्कल, पेरियू माजियथे कुंजी थालुक्कल, ये नाम इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको डियर। और ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं के लिए मलयालम भाषा में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार इन्होंने विन किया है 2023 का, तो मलयालम भाषा से बिलोंग करती हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। ये एडिशनल पॉइंट हो गया जो आपको यहां पर ध्यान रख के चलना है, ठीक है। ये आपका एडिशनल पॉइंट हो गया जो आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा
प्रिया एएस। डियर साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कारों की बात हो रही है। अगर हम साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की बात करें तो बताइए साहित्य अकेडमी अवार्ड्स कितनी लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं? जो साहित्य पुरस्कार होते हैं डियर, ये कितनी लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं? तो ये डियर कितनी लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं? साहित्य पुरस्कार अगर हम बात करें तो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं? 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। ठीक है, कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। कौन से अवार्ड? साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कितनी लैंग्वेजेस हैं? ओनली ऑन 22 लैंग्वेजेस हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। अब यहाँ पर 24 हो रही हैं, तो कौन सी ऐसी 2 लैंग्वेज हैं जो साहित्य अकादमी अवार्ड एक्स्ट्रा है, यानी 2 लैंग्वेजेस प्लस हो रही हैं? पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं वो तो है ही है ना, अनुसूची 8th शेड्यूल में जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो तो है ही है। ठीक है, इसके साथ ही 2 लैंग्वेज कौन सी प्लस हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। तो 2 लैंग्वेज जो यहाँ पर ऐड हो रही हैं डियर, 2 लैंग्वेज जो यहाँ पर ऐड हो रही है वो कौन कौन सी हैं? वो 2 हैं। एक है आपकी अंग्रेजी, इंग्लिश और राजस्थानी। ठीक है डियर, इंग्लिश और राजस्थानी। तो ये एडिशनल पॉइंट आपको ध्यान रखना है डियर। अगर हम बात करें 8वें शेड्यूल की, जिसमें हमारी भाषाओं की बात की गई है, इसमें प्रेजेंट टाइम कितनी भाषाएं हैं? 22। लेकिन मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? इनिशियल फेज में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। कितनी लैंग्वेजेस थी? 14 लैंग्वेजेस थी इनिशियल फेज में मूल रूप से। ठीक है, और हमारी भाषाएं संविधान के किस अनुच्छेद में है? 8वीं अनुच्छेद में, 8वीं अनुसूची में, सॉरी अनुच्छेद नहीं, 8वीं अनुसूची में। अनुच्छेद तो आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, 8th शेड्यूल में। क्लियर है इतनी बात? तो डियर चलिए इसी के साथ ही हम लोग किस क्वेश्चन पे, भाई बिल्कुल प्रिया एएस ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी ये, हमने बिल्कुल जून में डियर आपको ध्यान होगा, जून का करंट अफेयर है, जून में हम लोगों ने ये डेली करंट अफेयर्स में डिटेल में न्यूज डिस्कस की थी। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूपा पाय, डॉक्टर विजय दारदा, शशि थरूर, शांतनु गुप्ता या फिर एसविंदर सिंह। ठीक है, या फिर एसविंदर सिंह। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है ना, आप सभी आंसर करते चलेंगे डियर। ठीक है, आप सभी आंसर करते चलेंगे। आप लोगों ने ये एसटी में क्वेश्चन किया होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर टाइम दे दिया कि रिकॉल करिए आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था, क्योंकि आपने अभी लास्ट वीक में एसटी ये दी होगी। ठीक है, और आज आपका डिस्कशन हो रहा है, तो यहां से आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर मिलते चल रहे हैं और आपको क्या होता चल रहा है, आप डिस्कस भी करते चल रहे हैं। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा रूपा पाय। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, रूपा पाय राइट आपका हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या एडिशनल पॉइंट है भाई, सबसे पहले डायरेक्टली आपको बुक का नाम ध्यान रखना है, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, और इनकी बहुत ही एक बेस्ट सेलर बुक थी जो गीता को लेकर की थी। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता बच्चों के लिए इन्होंने लिखी है, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन। बात हो रही है रूपा पाय जी की, तो ऑप्शन फर्स्ट इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, रूपा पाय। ऑथर रूपा पाय, अपकमिंग चिल्ड्रंस बुक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, पब्लिश्ड बाय Hachette India in will unravel the secrets of Patanjali's 2000 years old on the yoga। डियर इस बुक में बात करें तो हैचेट इंडिया द्वारा यह प्रकाशित की गई है, योग पर पतंजलि के 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को उजागर किया गया है। ठीक है, पतंजलि योगा सूत्र यानी यहाँ पर 2000 साल पुराने जो यहाँ पर पतंजलि पद्धति है, योग पद्धति है, उसकी बात यहां पर इस बुक में की गई है। ये यहां पर इंपॉर्टेंस है, तो रूपा पाय जी का नाम बिल्कुल ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका यहां पर कि बताइए रूपा पाय जी के द्वारा अभी एक पुस्तक लिखी गई है, न्यू बुक है इनकी, उसका टाइटल क्या है, या बुक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन। किसके द्वारा लिखी गई है? रूपा पाय के द्वारा। तो डियर बिल्कुल अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, एसटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आगे आपको बढ़ना है, तो आपको डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग 7 AM जो होता है उसमें कनेक्ट होना होगा, देखना होगा कि चीजें कितनी सिंप्लीफाई करके वहां पर डिस्कस की जाती है। अगर आप डेली का डेली इसको टाइम देते हैं तो फाइनल ये बहुत बड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा ये सब्जेक्ट, और इसमें आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। ठीक है डियर, जहां तक आप समझ पा रहे होंगे तो बिल्कुल हर सब्जेक्ट का अपना एक अप्रोच होता है। हम बात करें जीएस की, जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स की, तो इसका अप्रोच होता है कि भाई डेली हेलो हाय करते रहो। अगर आप डेली इस सब्जेक्ट के साथ
थोड़ा सा अवेयर रहते रहेंगे, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी मॉर्निंग अप्रोक्स हम बात करें पूरे दिन में 1.5 और या अप्रोक्स 2 और अगर आप इस सब्जेक्ट को दे देते हैं 2 घंटे से कम भी, यानी 1 से 1.5 घंटा तक अगर आप दे देते हैं डेली का डेली, तो यहाँ पर और बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम के टाइम चीजों को रिवाइज करना होगा, रिकॉल करना होगा और डायरेक्टली एग्जाम में आप जाएंगे, एसटी में एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं आपको ये एसटी का डिस्कशन जो है ये कैसा लगता है ना। और ऑफलाइन एसटी दे रहे हैं या नहीं, है ना। ऑफलाइन एसटी में टॉप करें अपने ब्रांच में ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, तो एसटी देना बहुत जरूरी है डियर, ठीक है। आप इंपॉर्टेंस समझते होंगे, जो एसटी देते हैं वो देखेंगे अपने आप को कि भाई 1 महीने में आप अपने आप को कहां पाते हैं, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा, बस आप करना शुरू करें, है ना। डू इट, केवल करना शुरू करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, रिसेंटली Tata Technologies, SBFC Finance and Gandhar Oil Refinery IPO has approved by whom? हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजी SBFC फाइनेंस और गंधार ऑयल रिफाइनरी के आईपीओ को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? सेबी, आरबीआई, इरडा, एसबीआई या फिर नाबार्ड? डियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे। बिल्कुल टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है ना, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करते चलेंगे आप सभी। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा सेबी। बिल्कुल डियर, आप सभी जानते हैं सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की बात करें डियर तो सेबी एक्ट कब आया था, आप सभी को पता है कब आया था, 1992 में। सेबी एक्ट कब आया, 1992 में। और सेबी कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो अब भाई कोई भी आईपीओ आएगा, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी है। तो कैपिटल मार्केट का जब रेगुलेटर सेबी है तो आईपीओ एंड एफईओ एंड अदर चीजें जो भी होंगी वो कौन देखेगा, जो मार्केट रेगुलेटर होगा। और मार्केट रेगुलेटर कौन है, सेबी है, ठीक है डियर। बिल्कुल, मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, ये कुछ रेगुलेटर हमें पता होने चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में डियर यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई है, ठीक है। मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी। इसके साथ भी डियर बात करें, इरडा की बात हो रही है, तो इरडा किसका रेगुलेटर है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कौन है, इरडाई। इरडाई बोल देते हैं हम लोग, है ना। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है इरडाई। इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एसबीआई आप सभी जानते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारा, पब्लिक सेक्टर बैंक। और प्रेजेंट टाइम कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है डियर। चलिए नाबार्ड की बात हो रही है, तो ये नाबार्ड क्या है भाई, नाबार्ड आप सभी जानते हैं नॉन कॉमर्शियल बैंक बोले, डेवलपमेंट बैंक बोले, या फिर हम स्पेशलाइज्ड बैंक भी बोल सकते हैं। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर डियर एस्टेब्लिश किया गया था, शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, शिव रमन कमेटी, ठीक है। शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, इसके साथ ही नाबार्ड की बात हो रही है, तो क्राफी कार्ड का फुल फॉर्म बताएंगे डियर। क्राफी कार्ड के रिकमेंडेशन पर इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, क्राफी कार्ड, ठीक है। 12 जुलाई 1982। नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें डियर तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम लोग देख लेते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है। कैसा बैंक है, स्पेशलाइज्ड बैंक है, नॉन कॉमर्शियल बैंक है, या फिर हम डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर यहां पर सेबी इसलिए है क्योंकि बात की थी किसकी, आईपीओ लाने की। एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया हुआ है, आप जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है डियर। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, रिसेंटली जॉन बैनिस्टर गॉड इनफ, बिल्कुल जॉन बी गॉड इनफ, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, जॉन बी गॉड इनफ
पास्ड अवे, इनका हाल ही में निधन हुआ, वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। किसी भी पर्सन का अगर निधन होता है तो वो किस फील्ड से बिलोंग करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डियर, हाल ही में जॉन बैरिस्टर गुनेनफ का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। डियर, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, खैर अभी रुक जाता हूं, पहले आप लोग बताइए। ऑप्शन बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है। एक्टिंग, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या फिर नॉवेलिस्ट, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। ठीक है, आपने जो भी अपनी एसटी में आंसर किया रिकॉल करिए और बताइए क्या आंसर आपने किया है। तो टाइम होता है, आप चलेंगे आंसर की तरफ। तो ये राइट आंसर आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। डियर जॉन बी गिडोनफ की बात करें भाई, ये आपका बिल्कुल इनका निधन हुआ। और अगर हम बात करें इनकी, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था भाई, नोबेल प्राइज मिला था। किस फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। और डियर इसके साथ ही इनको नोबेल प्राइज जो केमिस्ट्री का मिला था, ये क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने लिथियम आयन बैटरी के आविष्कार के लिए इनको ये प्राइज मिला था। लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी के आविष्कार के लिए इनको ये प्राइज मिला था। संयुक्त रूप से मिला था। 3 आपके केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, रसायन के क्षेत्र में 2019 में इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। 2019 में केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान के क्षेत्र का, रसायन विज्ञान के क्षेत्र का इनको नोबेल प्राइज मिला था, है ना। संयुक्त रूप से इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। इनका हाल ही में बिल्कुल क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज भाई कब से दिए जाने शुरू किए गए, तो आप सभी को पता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से ये नोबेल प्राइज दिए जाने शुरू किए गए थे। नोबेल प्राइज कितनी फील्ड्स में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, है ना। फिजिक्स की फील्ड में, रसायन केमिस्ट्री की फिजिक्स के फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, इकोनॉमी की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में और पीस शांति के क्षेत्र में। ठीक है डियर, तो आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होगा। यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज अ राइट नाउ। क्लियर है इतनी बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन टू रन फ्रॉम विच स्टेट, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन की बात हो रही है, केरला, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो फटाफट आंसर करिए, फिर हम लोग चलेंगे आंसर की, फिर हम लोग चलेंगे इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ, है ना। तो रिकॉल करिए कि आपने क्या आंसर किया था डियर। और बिल्कुल जो भी न्यूज आ रही है आप सभी को याद आ रहा होगा भाई कि ये कहीं ना कहीं हमारे करंट का पार्ट रही हैं, है ना। तो डेली करंट अफेयर करना शुरू करिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है डियर। किसी भी एग्जाम के लिए आप बात करें तो करंट अफेयर ऑल ओवर सभी एग्जाम्स के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटर हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए चलेंगे आंसर की तरफ। तो इसी के साथ होता है टाइम अप, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा, बिल्कुल डियर, ऑप्शन सेकंड इज द राइट नाउ, हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो है, ये कमेंस्ड इट्स जर्नी फ्रॉम जिंद इन हरियाणा। कहां पर ये शुरू हुई है, तो भारत में हरियाणा में जिंद से ये अपनी यात्रा शुरू करेगी। हरियाणा में जिंद से ये अपनी यात्रा शुरू करेगी। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। तो बिल्कुल डियर इस तरह से आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। ठीक है, तो ये मैं इसीलिए बोलता हूं जिससे आपके कानों में ये गूंजे और आपको ये हमेशा याद रहे। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर काउ स्लॉटर्स, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश। तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करते चलेंगे। ठीक है डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। और देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया और डिस्कस भी हुआ था। द उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में राज्य में अपराधियों और संगठित अपराध से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नाम से एक व्यापक अभियान क्या किया है, शुरू किया है, कार्यक्रम शुरू किया है। डायरेक्टली ध्यान रखना है, वन लाइनर न्यूज, सीधे टू द पॉइंट न्यूज है ना, कोई ऐसे फैक्ट और यहाँ पर चीजें नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री आपको पता होने चाहिए, कैपिटल आपको पता होनी चाहिए और इसके गवर्नर भी पता होने चाहिए। ये फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एडिशनल फैक्ट है। तो चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इंटरनेशनल पाइन एप्पल डे हैज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? डियर अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय अनानास दिवस की, ये किस तारीख को मनाया गया है? तो 25 जून, 27 जून, 30 जून या फिर 25 जुलाई या फिर 20 जुलाई। तो ये क्वेश्चन हमारा कहां से निकल कर आ रहा है? इंपॉर्टेंट डेज से निकल कर आ रहा है। इंपॉर्टेंट डेज से ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। तो फटाफट आप सभी आंसर करेंगे। यार इसके साथ ही देखिए मैं एक चीज आपको यहां पर बता दूं, कुछ क्वेश्चन के साथ हम देखते चल रहे थे कि ये किस क्वेश्चन से कहां से आ रहे हैं, है ना। ये सेकंड आपका अपॉइंटमेंट से था क्वेश्चन। इसके बाद में हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा हमने यहाँ पर बिल्कुल टिक कर दिया था आंसर पर। ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये अवार्ड एंड ऑनर से आया था, है ना। इससे आप समझ पाते हैं कि भाई क्वेश्चन कहां से किस तरह से बनते हैं। तो अवार्ड एंड ऑनर से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था, ये आपका क्वेश्चन जो आया था, ये आपका क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से था, है ना। बुक्स एंड ऑथर करंट के ये पार्ट होते हैं, बुक्स एंड ऑथर, है ना। और करंट तो सब कुछ करंट होता है, करंट में सब कुछ आ जाता है। तो ये बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन बना था आपका। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा कहां से आ रहा था? इस क्वेश्चन को हम बिजनेस पार्ट पे ले जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन हमारा बिजनेस पार्ट से आया था, बिजनेस करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 81 जो हमारा था, ये बिल्कुल ऑब्चरी से क्वेश्चन बना था, ये हमारा ऑब्चरी से क्वेश्चन बना था ये। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, ये डियर अगर हम क्वेश्चन बात करें तो हाइड्रोजन चालित ट्रेन है, किस राज्य से चलेगी? तो ये स्टेट न्यूज है, स्टेट न्यूज से ये हमारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, हम सेपरेट कर लेते हैं डियर चीजों को, तो सेपरेशन के साथ हमें चीजें आसानी से ध्यान रहती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन में हम ऐसे आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन करंट के किस पार्ट से है। तो ये ऑपरेशन कन्वेक्शन, ये भी डियर स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर है, यानी स्टेट न्यूज से ये क्वेश्चन बना है आपका। ठीक है, तो यहां पर भी राइट आंसर हम लोग इसका देख चुके हैं। नेक्स्ट हम चलें, तो ये इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आया और इसी क्वेश्चन पर हम थे। चलिए, तो भाई अंतरराष्ट्रीय अनानास दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अगर हम बात करें डियर इंपॉर्टेंट डेज की, तो इंपॉर्टेंट डे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भाई वो डे किस दिन हम मनाते हैं, कब से मनाना शुरू किया और उसकी थीम क्या थी। अगर थीम डिक्लेयर की गई है, बताई गई है, तो थीम भी हमें पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, फटाफट आप सभी आंसर करेंगे डियर कि क्या आंसर होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय अनानास दिवस किस तारीख को मनाया गया? 25 जून, 27 जून, 30 जून या फिर 25 जुलाई या फिर 20 जुलाई। तो इसी के साथ टाइम होता है, अब हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 जून, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। 27 जून आपका राइट आंसर है। ठीक है डियर, तो 27 जून को अंतरराष्ट्रीय अनानास दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिकी के मूल निवासी उष्णकटिबंधीय फल के रूप में ये जश्न मनता है डियर 27 जुलाई को। ठीक है, रानी अनानास बताइए, क्वीन अनानास कहाँ का अनानास है और कहाँ के लिए ये फेमस है ना। क्वीन पाइन एप्पल, ये आप लोग बताएंगे डियर। हमने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था जब ये न्यूज डिस्कस हुई थी। और जो अनानास है डियर, ये किस स्टेट का स्टेट फ्रूट है, किस राज्य का स्टेट फ्रूट है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो डेली करंट अफेयर्स के सेशन में फटाफट से बताएंगे कि पाइन एप्पल किस स्टेट का स्टेट फ्रूट है। ठीक है डियर, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भाई स्टेट फ्रूट कहाँ का है पाइन एप्पल। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। और क्वीन पाइन एप्पल किस स्टेट को बिलोंग करता है, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, चलिए आंसर करिएगा मेन कमेंट बॉक्स में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनवील्ड 4 न्यू डिपॉजिट ऑप्शन फॉर वुमेन रिटायर्स एंड कोऑपरेटिव्स? निम्नलिखित में से किस बैंक ने महिलाओं और सेवानिवृत्त लोगों और सहकारी समितियों के लिए 4 नए जमा विकल्पों का अनावरण किया है? किसने किया है? यूको बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है? सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं ऑप्शंस में आपके। तो कौन सा बैंक है जिसने अनवील किया है 4 न्यू डिपॉजिट ऑप्शंस? किसके लिए? वुमेन्स के लिए, रिटायर पर्संस के लिए और कोऑपरेटिव्स के लिए, सहकारी समितियों के लिए। ठीक है, तो फटाफट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करते चलेंगे। तो ये चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल डियर ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डेब्यू किया है आबादी के विभिन्न वर्गों अर्थात महिलाओं के लिए, महिला उद्यमियों के लिए, पेशेवरों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए और सहकारी आवास समितियों के लिए 4 विशेष खाते क्या करने की, ओपन करने की बात की है 4 न्यू डिपॉजिट ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो राइट आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं डियर, विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सीएपीएफ?
इनमें से कौन सा संगठन सीएपीएफ का हिस्सा है? बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी या फिर एनएसजी? ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। सारी के सारी आपकी फोर्सेस हैं, फोर्सेस से रिलेटेड है। सीआरपीएफ की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, है ना, एनएसजी नेशनल आपके नेशनल स्पेशल गार्ड, है ना, एनएसजी कमांडर्स जो होते हैं आपके। और इसके साथ ही बिल्कुल टाइम स्टार्ट है। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो डियर टाइम होता है अब। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी में पार्टिसिपेट करेगा। ऑप्शन 5 आपका राइट हो जाएगा डियर। हम बात करें आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब देखिए सभी को हम इस तरीके से अगर देखें यहाँ पर तो हमें देखने को मिल रहा है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ हो गया, सच एज द असम राइफल्स के अंडर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना डियर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भाई ये एनएसजी हो गया, है ना, एंड सशस्त्र सीमा बल ये आपका, ये सारे के सारे किसके आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएंगे, आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएंगे। तो एक बार हम सभी को देख लेते हैं डियर कौन कौन से आ रहे हैं। एक साथ हम शॉर्ट में लिख लेंगे तो हमें आसानी से ध्यान रहेंगे। ठीक है, सीएपीएफ, ठीक है, सीएपीएफ, ठीक है, फिर इसके साथ असम राइफल्स, ठीक है, फिर इसके साथ बीएसएफ, ठीक है। तो ये इस तरह से आप एक जगह कहीं भी कनेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, फिर इसके साथ सीआरपीएफ, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद आईटीबीपी, है ना, तो आप देख पा रहे हो भाई कितनी फोर्सेस कनेक्ट हो गई, आईटीबीपी, फिर इसके बाद एनएसजी, फिर इसके बाद एसएसबी, ठीक है। तो फाइनल ये सारे पार्ट आपके हो गए जो कि किससे, आर्म्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। सीएपीएफ फर्स्ट इज असम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है डियर। तो ये पूरी 8 फोर्सेस आपकी हो गई अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया, आपका एक्सप्लेनेशन से हमें इतने पॉइंट निकल कर आ गए। अब कभी भी यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको क्या, इनमें से कौन सा संगठन सीएपीएफ का हिस्सा है, तो सारे ही हिस्सा है, देख लीजिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनएसजी। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए बिल्कुल हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लिया। चलते हैं हम लोग, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है डियर आप सभी का। फटाफट से आंसर करते चलेंगे आप सभी। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट नाउ। नॉर्थ अमेरिका द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एक्सटेंड फ्रॉम द टिनी एल्यूटीना आइलैंड। उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, उत्तरी पश्चिमी के छोटे एल्यूटीना द्वीप समूह से लेकर दक्षिण में पनामा के इस्थमस तक फैला हुआ है। इस महाद्वीप में उत्तर पूर्व के ग्रीनलैंड का विशाल द्वीप शामिल है। सुदूर उत्तर में यह महाद्वीप दुनिया भर में ग्रीनलैंड से लेकर ओलेतेन तक फैला है। तो नॉर्थ अमेरिका आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, वर्ल्ड बाय लैंड एरिया, नॉर्थ अमेरिका तीसरा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड साइंड एन एमओयू। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक एमओयू साइन अप किया है अमेरिकन चिप मेकर फर्म माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ फॉर अ सेमीकंडक्टर असेंबली? किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली के लिए अमेरिकी चिप कंपनी, अमेरिकी चिप निर्माता फर्म माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डायरेक्टली आपको ध्यान आ रहा होगा, ये क्वेश्चन हमने डेली करंट अफेयर्स में डिटेल में इस न्यूज को डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है ना। रिकॉल करिए और आंसर करिए। ऑप्शंस आपके दिए असम, केरला, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका राइट है। गुजरात ने इसके साथ क्या किया है? साइन अप किया है। द गुजरात गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विद द अमेरिकन चिप मेकर फर्म माइक्रोन टेक्नोलॉजी फॉर अ सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी एट
सैनंद इन द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहां से हम बिलोंग करें डियर, अगर हम बात करें तो बिल्कुल गुजरात सरकार ने अहमदाबाद जिले के साणंद में, ठीक है, अगर हम बात करें तो साणंद में क्या किया है, सेमीकंडक्टर असेंबली परीक्षण के लिए अमेरिकी चिप निर्माता फर्म माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब डियर ये जो न्यूज होती है हम कैसे कनेक्ट करके इसको अच्छे से समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को अगर पता होगा कि हम लोग करंट में न्यूज कैसे कनेक्ट करते हैं या आपको अपनी कॉपी पे नोटबुक पे कैसे कनेक्ट करके चलनी है, तो इस तरह से आपने गुजरात गवर्नमेंट लिख लिया। अब देखो यहाँ पर हम ऐसे पैरेलल आप लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, एमओयू साइन किया है किसके साथ, अमेरिकन चिप निर्माता कंपनी है, कौन, माइक्रोन, अमेरिकन चिप निर्माता कंपनी है ना, चिप मेकर है, फर्म है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से अगर आपने कहीं भी अपनी कॉपी में करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते चल रहे हैं आप, है ना, चिप मेकर है, तो आप आसानी से इस न्यूज को या किसी भी न्यूज को आप कनेक्ट कर पाओगे। गुजरात गवर्नमेंट एमओयू साइन किया है, अमेरिकन चिप मेकर कंपनी है जो कि कौन है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी। क्लियर है इतनी बात, आई होप बिल्कुल इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। और राइट आंसर यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, गुजरात के अहमदाबाद के सैनंद में यहाँ पे इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। फिर देखिए क्वेश्चन हम लोग बीच में स्किप कर गए कि भाई ये किस फील्ड से या कहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो बिल्कुल हम लोग अभी फिर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी डियर रैंकिंग और इंडेक्स से आ रहा है। कहां से आ रहा है, रैंकिंग एंड इंडेक्स से। चलिए इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को, ये किस फील्ड से आ रहे हैं जहां से हम लोगों ने स्किप कर दिया था। भाई अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डे से ये क्वेश्चन था, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था ये रिटायर्स एंड, तो ये आपका बैंकिंग से आ रहा है, बैंकिंग करंट अफेयर्स से। ठीक है, बैंकिंग से बोल सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन डियर कहां से आ रहा है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा किस कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा हमारा किसमें, डिफेंस कैटेगरी में, यानी डिफेंस से रिलेटेड जो है या फिर नेशनल न्यूज भी हम इसको बोल सकते हैं, नेशनल न्यूज में हम कैटेगराइज कर देंगे, नेशनल न्यूज। ठीक है डियर, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद ये जो क्वेश्चन था हमारा ये किस में जाएगा, ये भाई क्वेश्चन हमारा स्टैटिक पार्ट पर जाएगा, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल कैटेगरी में चला जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन डियर हमारा स्टेट न्यूज में जाएगा। ठीक है, स्टेट न्यूज में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रैंकिंग और इंडेक्स। भाई तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 60th, 63rd, 65th या फिर 67 या 72। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है डियर, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात हो रही है। ठीक है, देखिए जो आइडेंटिफाई कर देते हैं किस फील्ड से है या कहां से करंट अफेयर्स पूछा गया, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि भाई किस तरह के करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, वो डिफेंस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोई रैंकिंग है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोई अपॉइंटमेंट है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोई ऑब्चरी है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर 67th हो जाएगा, ऑप्शन 4th इज द राइट नाउ। तो इंडिया हैज सिक्योर्ड 67th पोजीशन, कौन सी पोजीशन है भैया, 67th पोजीशन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जो इंडेक्स जारी किया गया वो किसके द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये क्या किया गया है, इंडेक्स जारी किया गया, ट्रांजिशन इंडेक्स, ओनली मेजर इकोनॉमी टू विटनेस एंड एक्सेलरेशन अक्रॉस ऑल डायमेंशंस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक से है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द टॉप ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा देश टॉप पर है, ये पूछा गया है डियर, किसने टॉप किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका रैंकिंग एंड इंडेक्स से आ रहा है, रैंकिंग एंड इंडेक्स से। ठीक है, तो डियर यहां पर देखें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है। ऑप्शन है आपके फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इंडिया या फिर स्विट्जरलैंड। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। रैंकिंग और इंडेक्स से ये क्वेश्चन है, तो डियर टाइम होता है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर स्वीडन, ऑप्शन
सेकंड आपका राइट हो जाएगा। स्वीडन ने क्या किया है, टॉप किया डियर। स्वीडन हैज क्लेम्ड लीडिंग पोजीशन ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप किया है स्वीडन ने। और इंडिया का कौन सा प्लेस है, अभी हमने लास्ट इज देखा 67th रैंक है किसका, इंडिया का। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है डियर, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस भी तैयार होते चलेंगे। ठीक है, चलिए ये रैंकिंग और इंडेक्स से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डज एस रिप्रेजेंट्स इन ESG विद रेस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट कंपनीज। तो भाई ESG में यहां पर विद रेस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनियों के संबंध में ESG में S क्या दर्शाता है डियर। कॉर्पोरेट की बात हो रही है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है ये बिजनेस से, आपका बिजनेस यानी करंट अफेयर जो है, ये फैक्ट जो न्यूज है वो बिजनेस से रिलेटेड है, जहां पे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। What does S represent in ESG with respect to corporate companies? कॉर्पोरेट कंपनियों में इसके संबंध में ESG S को क्या दर्शाता है। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर हो जाएगा आपका सोशल, क्योंकि ESG स्टैंड्स फॉर है द S in ESG environmental, social and governance. It stands for social at its core. ESG social about human right and equity, an organization relationship with people as well as at policies and actions that impact individual group and society. तो ESG में आपका मतलब क्या हो जाएगा, E for environment, S for social, G for governance। ठीक है, तो E for environment, E for environment, S for social और G for governance। ठीक है डियर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज unveiled India's first ever report on critical minerals for India। भाई भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की पहली रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है। इससे रिलेटेड, ये बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन की बात करें डियर, तो ये महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की पहली रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है, तो ये भी रिपोर्ट से क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई हम बात करेंगे नेशनल न्यूज की, नेशनल न्यूज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, नेशनल न्यूज। ठीक है, तो चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की पहली रिपोर्ट का अनावरण किसने किया, यानी पहली रिपोर्ट जारी किसने की है, अमित शाह, प्रहलाद जोशी, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या फिर निर्मला सीतारमन। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है प्रहलाद जोशी, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस प्रहलाद जोशी हैज अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट एवर रिपोर्ट। इंडिया की फर्स्ट एवर रिपोर्ट ये जारी की गई भाई, इंडियाज, इससे पहले ये रिपोर्ट नहीं आती थी, इंडियाज फर्स्ट एवर, पहली बार इंडियाज फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन, किस पर रिपोर्ट आई है, क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया। क्लियर है इतनी बात, तो आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। राइट आंसर, किसने इसको अनावरण किया इसका, तो इसका अनावरण किया है, अनवील किया है प्रहलाद जोशी जी ने। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हैं माइन के। ठीक है, कोयला खनन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। डायरेक्टली क्वेश्चन डियर ये कहां से बन रहा है भाई, अपॉइंटमेंट से। देखो क्वेश्चन आ गया आपका अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन बन रहा है, और ये डियर अपॉइंटमेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर में MD एंड CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके रोहित जावा, प्रमोद चूद, संजीव मेहता, राजीव रंजन या फिर अक्षय मोंड्रा। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर डियर हो जाएगा रोहित जावा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट नाउ, है ना। तो डायरेक्टली इनका नाम ध्यान रखना है, रोहित जावा को टुक चार्ज दिया गया, MD एंड CEO का इनको टैग दिया गया है, चार्ज दे दिया गया है। ठीक है डियर, अगर हम बात करें तो FMCG दैट इज मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जावा हैज रिप्लेस्ड संजीव मेहता। रोहित जावा जो बने हैं डियर, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, संजीव मेहता को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस भी आपको ध्यान रखना होता है कि भाई किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, संजीव मेहता जी को क्या किया है, रिप्लेस किया। हु रिटायर्ड आफ्टर द कंपनीज एनुअल
जनरल मीटिंग में इन्होंने क्या किया है, इनको रिप्लेस किया है। रोहित जावा जी का नाम आपको ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में एमडी एंड सीईओ के पद पर। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं रोहित जावा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ $25,000 $25,000 मिक्स्ड रियलिटी फंड फॉर 5 इंडियन स्टार्टअप्स। किस कंपनी ने 5 भारतीय स्टार्टअप के लिए $25,000 का मिलियन मिश्रित रियलिटी फंड लॉन्च किया है? मेटा, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या स्नैपडील? तो फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से था डियर। ये क्वेश्चन हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर जिस पर है। तो ये क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? तो ये क्वेश्चन हमारा आ रहा है डियर, है ना, किस कंपनी ने? तो ये भी क्वेश्चन हमारा किससे है? बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स। ठीक है, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स भी बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट्स। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे किस कंपनी ने 5 भारतीय स्टार्टअप के लिए $25,000 का मिश्रित रियलिटी फंड लॉन्च किया है। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आपका। मेटा, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर स्नैपडील? चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका हो जाएगा मेटा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट नाउ। मेटा हैज अनाउंस्ड लॉन्च ऑन न्यू मिक्स्ड रियलिटी फंड, मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम इन इंडिया ऑफरिंग 2,50,000 है डियर, 2,50,000 अवार्ड टू सपोर्ट होम ग्रोन स्टार्टअप एंड डेवलपर्स इन बिल्डिंग एप्लीकेशंस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है डियर, तो ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, है ना। फंड यहाँ पर लॉन्च किया गया, वो फंड अलग है, और ये जो अमाउंट है ये अवार्ड के लिए अमाउंट रखा गया है $2,50,000। ठीक है, $2,50,000। ठीक है, चलिए, मिलियन यहाँ पर वर्ड नहीं लगाया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रिसेंटली टीएस देव वाज अपॉइंटेड एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? भाई हाल ही में टीएस सिंहदेव को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये भी डियर अपॉइंटमेंट से हम न्यूज लेकर चलेंगे, अपॉइंटमेंट से आ रहा है। तो ये उप मुख्यमंत्री के रूप में कहां पर अपॉइंटमेंट निकल कर आया है टीएस सिंहदेव जी का? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। असम, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो डियर यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट नाउ, छत्तीसगढ़। टीएस सिंहदेव को अपॉइंट किया गया छत्तीसगढ़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ की बात करें डियर तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल हो जाती है आपकी, राजधानी हो जाती है रायपुर, है ना। और यहां पर आपके छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी सीएम के रूप में क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड इन 1987 होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन? भाई 1987 में निगमित कौन सा संगठन निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होने का गौरव प्राप्त करता है? ये भी डियर अगर हम क्वेश्चन बात करें तो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट से आएगा, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट से ही आपकी न्यूज आ रही है। तो क्रिसिल, इकरा, केयर रेटिंग, फिच रेटिंग या फिर मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का डियर। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर क्रिसिल। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट नाउ। एक्सप्लेनेशन फाइनली हमने इस तरह से आपको दे दिया है। तो क्रिसिल की बात करें, क्रिसिल लिमिटेड इज अ कंपनी अदर देन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, द टोटल वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू, सारा पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1987 में, 1987। ठीक है, क्रिसिल। तो सारा एक्सप्लेनेशन है डियर, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे। क्रिसिल लिमिटेड अन्य वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी है। कंपनी का कुल मूल्यांकन बाजार मूल्य से 28,279 करोड़ रुपए है। कंपनी के एक शेयर की कीमत आज बीएसई बाजार में 3,894.75 और एनएसई बाजार में 3,896.85 है। कंपनी की स्थापना 1987 में हुई, 1987 में कंपनी की स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और डियर जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो वो क्रिसिल को प्राप्त है। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी लोकसभा सेशन आर यूजुअली कंडक्टेड इन अ ईयर? आमतौर पर एक वर्ष में कितने लोकसभा सत्र आयोजित किए जाते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट से, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? बजट, मानसून, विंटर
या फिर बजट विंटर एंड रेनी सीजन, या फिर बजट समर सीजन एंड विंटर, या फिर ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा डियर आपका बजट, मानसून एंड विंटर। आपके 3 सेशन रहते हैं, बजट, मानसून एंड विंटर। एक्सप्लेनेशन डिटेल में डियर दिया हुआ है ना। द लोकसभा, द लोअर हाउस, द ऑफ द पार्लियामेंट टिपिकली कंडक्ट 3 सेशन इन अ ईयर में कितने सेशन आते हैं? 3 सेशन आते हैं आपके। दीज आर नोन एज द बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना है बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ड्यूरेशन ऑफ नंबर ऑफ सीजन कैन वेरी अर्ली डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द सैंड आर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? रेत कला उत्सव कहां मनाया जाता है? महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, पंजाब या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा डियर, इससे पहले हाँ क्वेश्चन की टैगिंग हमने की, इससे पहले 96 बिजनेस एंड कॉर्पोरेट से था। ये वाला क्वेश्चन हम बात करें तो ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है? ये भी क्वेश्चन भाई अगर हम बात करें तो नेशनल न्यूज में हम इसको ले जाएंगे, नेशनल न्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से है नेशनल न्यूज। नेक्स्ट इज, इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे चले तो ये क्वेश्चन हमारा कहां से आ रहा है? रेत कला उत्सव कहां मनाया जाता है? तो डियर अगर हम बात करें तो ये आपका फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, यानी ये भी हम बात करेंगे तो स्टेट न्यूज है, क्योंकि किसी स्टेट का ये फेस्टिवल होगा। आई होप इतनी सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। टैगिंग कहीं ना कहीं स्किप हो जा रही है तो मैं फिर बाद में अगेन जाकर कर रहा हूं, इससे आपको और आसानी रहेगी। चलिए फटाफट से बताइए रेत कला उत्सव कहां मनाया जाता है डियर? तो बिल्कुल टाइम भाग रहा है बहुत तेजी के साथ, फटाफट आंसर आप करते चलेंगे डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा उड़ीसा। उड़ीसा में डियर मनाया जाता है तो सैंड आर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। भाई आप जानते होंगे किनको? सुदर्शन पटनायक जी को, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट हैं और हमेशा कोई ना कोई ऐसा ओकेजन रहता है तो ये रेत पर क्या बनाते हैं? बहुत ही अच्छी कला बनाते हैं और वो हमें न्यूज़पेपर्स में हमारे देखने को मिलती है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, एन इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड स्टेट एंटरप्राइजेज इज कॉल्ड। निजी और राजकीय उद्यमों के संयोजन से बनी आर्थिक प्रणाली कहलाती है। ये क्वेश्चन डियर अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका किससे है? ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमी के कोर से है, इकोनॉमी के पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमी से ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या है। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। ठीक है, तो निजी और राजकीय उद्यमों के संयोजन से आर्थिक प्रणाली क्या कहलाती है ना? प्राइवेट एंड स्टेट एंटरप्राइजेज इज कॉल्ड। तो टाइम होता है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आएगा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया कैसी इकोनॉमी फॉलो करता है भैया? मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है। द इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ प्राइवेट and state enterprise is called a mixed economy. Indian economy is a mixed economy. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एनएनपी स्टैंड्स फॉर। डियर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन आपका नेशनल इनकम से आया है। कहां से आया है? नेशनल इनकम से पूछा गया है। टॉपिक है नेशनल इनकम, एक वहां से पूछा गया है। ये क्वेश्चन करंट का नहीं है। एनएनपी स्टैंड्स फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल न्यू प्रोडक्ट, नेट न्यू प्रोडक्ट या फिर नेशनल नेट प्रोडक्ट या फिर नेट नेशनल प्राइस। डियर फटाफट आंसर करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, है ना। आंसर करते चलेंगे फटाफट से। तो डियर इसी के साथ टाइम होता है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट डियर एनएनपी, आप सभी ने नाम सुना होगा एनएनपी, है ना। एनएनपी एक होता है एनडीपी। अब देखो एनएनपी और एनडीपी दोनों में डिफरेंस क्या है? ये नेशनल है और ये डोमेस्टिक है। ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। और अब डिटेल में नेशनल इनकम टॉपिक जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां पर इसे हम डिटेल में देखते हैं। तो यहां पर केवल एब्रीविएशन पूछा गया है तो बिल्कुल एब्रीविएशन हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट डियर, इसके फॉर्मूले की बात करें तो एनएनपी कैसे मिलता है? जब हम जीएनपी से डेप्रीशिएशन को लेस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है। डेप्रीशिएशन को क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। और डेप्रीशिएशन क्या होता है? मूल्य ह्रास। ठीक है, मूल्य ह्रास जब हम लेस करते हैं तो हमें एनएनपी मिल जाता है। ठीक है डियर, ऑब्लिक में मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट जो भी रहेगा वो भी यहां भी रहेगा, मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट। ठीक है डियर, तो आई होप बिल्कुल सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, है ना। इस एसटी डिस्कशन को आपने बिल्कुल एंजॉय किया होगा। लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं और एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहाँ पर दिया हुआ है डियर। ठीक है डियर, तो बिल्कुल आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एसटी डिस्कशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करो,
अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इस एसटी डिस्कशन का लाभ उठा सके। और एवरी मंडे 11 AM कनेक्ट हो जाया करो, क्योंकि एवरी मंडे हम एसटी के डिस्कशन को लेकर आते हैं। अब आपका एसटी नंबर 36 शुरू हुआ होगा, और 36 शुरू होगा तो नेक्स्ट मंडे हम 36 के डिस्कशन के साथ आपके साथ फिर से कनेक्ट होंगे। तो फटाफट से सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलो, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो महेंद्राज ऑफिशियल को। और मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में 7 AM जुड़ना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उस सेशन में जुड़ेंगे तो आपको एसटी में क्वेश्चंस मिलेंगे, पेशेंस के साथ जब आप जुड़ेंगे। अब देखिए जून का करंट अफेयर आपकी एसटी में आ रहा है, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम्स में 6 मंथ का करंट अफेयर को कवर किया जाता है, एंड अदर एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो वहां पर पूरे 1.5 ईयर के एग्जाम्स को कवर किया जाता है। ठीक है डियर, तो आपने आई होप सेशन को एंजॉय किया है, तो फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक